राशियों का वर्गीकरण और उनका स्वभाव। आज के इस अंक में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, जिससे हम ये पता कर पाएँ कि राशियों का क्या स्वभाव होता है और राशियों को किन-किन भागों के अंदर किस-किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय पुरोहित नवमांश के इस अंक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। राशियों के वर्गीकरण को हम विभिन्न भागों के अंदर बांट सकते हैं और फिर उन प्रत्येक भाग के अंदर जो उसका और आगे का वर्गीकरण होता है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि राशियों का वर्गीकरण हम जिन जिन प्रकार से कर सकते हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है गति अनुसार वर्गीकरण, फिर आएगा तत्व के अनुसार, फिर हम करेंगे लिंग के अनुसार, फिर हम करेंगे प्रकृति के अनुसार, इसी प्रकार से दिशा के अनुसार और फिर काल पुरुष की कुंडली को भी हम देखेंगे। आज के अंक में हम काल पुरुष की कुंडली के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आज हम केवल वर्गीकरण तक ही आएंगे। तो दिशा अनुसार तक के वर्गीकरण को हम आज के अंक के अंदर अच्छे से देखते हैं। जब हम गति अनुसार वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम राशियों को तीन मुख्य भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहले होती है चर स्वभाव की राशियां, फिर होती है स्थिर स्वभाव की राशियां, फिर होती है द्वि स्वभाव की राशियां। तो इन तीन प्रमुख भागों के अंदर हम किसी भी राशि को गति अनुसार वर्गीकरण करते समय रख सकते हैं। अब इसके अंदर हम दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये देखते हैं कि चर स्वभाव में कौन कौन सी राशियां आती है। तो चर स्वभाव के अंदर मेष, कर्क, तुला और मकर। जैसा मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि आप सभी इन राशियों के नंबर को याद रखने का प्रयास करें। जैसे मेष 1 नंबर है, कर्क 4 नंबर है, तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा इस चार्ट को याद रखना भी। फिर दूसरा हम देखते हैं स्थिर स्वभाव की राशियां, जिसके अंदर वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि आती है। तो 2, 5, 8 और 11। इसी प्रकार से द्वि स्वभाव के अंदर मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि आती है। तो इसके अंदर 3, 6, 9 और 12। अब अगर हम इनके अंकों को याद कर लेते हैं तो फिर हमें इसको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब हम इसके दूसरे वर्गीकरण के ऊपर चलते हैं, जो है तत्व के अनुसार उनका वर्गीकरण। तत्व में अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व माने गए हैं। इसको फायरी साइन, इनको अर्दी साइन, इनको एयरी साइन और इनको वाटरी साइन भी कहा जाता है। अब इनको याद रखने से क्या हमको बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा, मतलब हम इतना वर्गीकरण याद कर रहे हैं। तो एक छोटा सा आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जो जल तत्व की जो राशियां होती है वो इमोशनल मानी गई, इमोशनल राशियां होती है सभी। तो जल तत्व की राशि के अंदर एक राशि आती है कर्क। तो कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है। वो व्यक्ति जो कर्क राशि के हैं या जिनके चतुर्थ भाव के अंदर कर्क राशि उपस्थित है, दूसरे एस्पेक्ट्स भी काम करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो मोटा मोटी बहुत इमोशनल नेचर के लोग होंगे। तो आप खुद भी अपनी जन्म पत्रिका के अंदर देखें, यदि आप इन राशियों से संबंध रखते हैं तो आपका इमोशनल लेवल दूसरे लोगों से ज़्यादा हाई होगा, आपका अटैचमेंट किन्हीं भी लोगों के साथ में कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। तो इसी में ये सब चीज़ें काम आती है। तो खैर हम देखते हैं कि कौन सी राशि का तत्व की राशियाँ कौन सी है। जैसे अग्नि तत्व के अंदर मेष, सिंह, धनु। पृथ्वी तत्व के अंदर वृषभ, कन्या और मकर। वायु तत्व के अंदर मिथुन, तुला और कुंभ। जल तत्व के अंदर कर्क, वृश्चिक और मीन। फिर मैं आपको कहता हूं, आप इसको याद करें नंबर से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब राशियों के तीसरे वर्गीकरण की तरफ हम चलते हैं, जो लिंग अनुसार इनको वर्गीकृत करता है। लिंग अनुसार वर्गीकरण का मतलब है कि दो प्रकार के लिंग माने गए हैं, एक पुल्लिंग या पुरुष राशियां और एक स्त्रीलिंग, स्त्रैण या फीमेल राशियां। तो ये दो कैटेगरी इसके अंदर बनती है। तो सबसे पहले पुल्लिंग या मेल राशि कौन कौन सी है, तो उसके अंदर एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको याद रखें कि जितनी भी ऑड विषम नंबर की राशियां हैं वो सभी मेल या पुरुष राशियां मानी जाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इसी प्रकार से जितनी भी सम संख्या वाली राशियां हैं, जो जो भी इवन नंबर की राशियां हैं, उन सबको स्त्रीण राशियां माना गया है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो अगर ये नंबर से हमको याद होंगे तो हम आराम से इस पूरे चार्ट को याद कर पाएंगे। तो ये जो भाग है, ये भाग हमको बताता है कि कौन सी राशि का लिंग कौन सा है। तो पुरुष राशियां कौन कौन सी है और स्त्रीण राशियां कौन कौन सी है। यहाँ पर मैं आपको फिर ये बता दूं कि पुरुष राशियों का या स्त्रीण राशियों का होने का ये दूसरा ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अंदर जब हम फलित ज्योतिष पर पहुंचेंगे तब इनके असली अर्थ और इनकी इम्प्लीमेंटेशन से हमको पता चलेगा कि इनका वर्गीकरण इस प्रकार से क्यों किया गया है। लेकिन वर्गीकरण हमें पहले से याद होना चाहिए।
अब हम अगले वर्गीकरण की तरफ बढ़ते हैं, जो है प्रकृति के अनुसार इनका वर्गीकरण। तो प्रकृति के अनुसार दो प्रकार की राशियों को हम दो प्रकार के भागों में हम विभाजित करते हैं। एक है सौम्य राशियां और एक है क्रूर राशियां। तो सौम्य राशियों के अंदर वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु और मीन आती है, और उसी प्रकार से क्रूर राशियों के अंदर मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां आती है। तो 1, 5, 8, 10 और 11 ये सभी क्रूर राशियां मानी गई है, और उसके अलावा जो बची वो सभी सौम्य राशियां मानी गई है। तो सौम्य राशियों में कौन कौन आ जाएगा? 2, 3, 4, 6, 7, 9 और 12। तो अगर हम इनके नंबर को याद रखें तो बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम इन राशियों का इनकी दिशा अनुसार वर्गीकरण देखते हैं कि दिशा अनुसार इनका वर्गीकरण क्या होगा। तो सबसे पहले हम 4 दिशाएं देखते हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। हालांकि इसको हम लिखते समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भी लिख सकते थे, लेकिन इस प्रकार से लिखने से फायदा ये होता है, ये याद करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे पूर्व दिशा के अंदर जो राशियां जो वर्गीकृत की जाती हैं वो होती है मेष, सिंह और धनु। इसी प्रकार से दक्षिण के अंदर आएगी वृषभ, कन्या और मकर। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर हम इनको ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ें तो 1, 2, 3, 4, तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर करने से फायदा ये हुआ कि ये राशियां क्रम अनुसार हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। भाई 1, 2, 3, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 10, इस प्रकार से इन राशियों का वर्गीकरण किया गया है। तो पूर्व में जो राशियों को वर्गीकृत किया जाता है वो होती है मेष, सिंह और धनु। इसी प्रकार से दक्षिण के अंदर आती है वृषभ, कन्या और मकर। इसी प्रकार से पश्चिम में वर्गीकृत होती है मिथुन, तुला और कुंभ। इसी प्रकार से उत्तर में होती है कर्क, वृश्चिक और मीन। ये पूरा वर्गीकरण याद करने से बहुत सारे आगे चल कर के फलित ज्योतिष में हमें लाभ मिलेंगे। जैसे जन्म पत्रिका मिलान के अंदर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। किसी व्यक्ति के स्वभाव को जानने में हमें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस होगी। किसी व्यक्ति के साथ में क्या कभी कोई धोखा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इन सब चीज़ों को भी समझने में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। इसलिए इस वर्गीकरण को याद किया जाना बहुत ही आवश्यक है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि राशियों के वर्गीकरण और उनके स्वभाव के बारे में ये अंक आपको पसंद आया होगा। आप हमें इसके बारे में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।